टू द बॉडी ऑर्गन। अब अयोटा की जो पार्ट है, सबसे पहले मैं बात करूं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में एंटर करे तो सबसे पहले जो अयोटा आएगा जिसमें ब्लड एंटर होगा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग अयोटा। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग अयोटा फीचर नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद में अपर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड जाएगा, दैट इज आर्च ऑफ अयोटा। देन फिर नीचे की ओर वापस आएगा, दैट इज अ डिसेंडिंग अयोटा। डिसेंडिंग अयोटा। और डिसेंडिंग के बाद में जब थोरेसिक एरिया में रीच करेगा तो हम कहेंगे थोरेसिक अयोटा। और फाइनली डायफ्राम को क्रॉस करके लोअर बॉडी की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसमें असेंडिंग अयोटा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एब्डोमिनल अयोटा 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। असेंडिंग अयोटा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और एब्डोमिनल अयोटा 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ अयोटा। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ अयोटा। अयोटा बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से शुरू होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे बॉडी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, सबसे पहले अयोटा में जाता है। अयोटा का पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं असेंडिंग अयोटा, फिर आपका आता है आर्च ऑफ अयोटा, फिर आता है डिसेंडिंग अयोटा, फिर थोरेसिक, फिर एब्डोमिनल। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इसी अयोटा में अयोटिक वॉल वीक होने की वजह से या किसी भी लेयर में डिफेक्ट होने की वजह से, तो आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। योर आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, योर वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। आर्टरी में वीकनेस की वजह से या अयोटिक वॉल की वीकनेस की वजह से अयोटा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्लूमिंग हो जाएगा, इस तरीके से ब्लूमिंग हो जाएगा, पाउच बन जाएगा। ध्यान से सुनना, इस तरीके से ब्लूमिंग और पाउच बन जाएगा। जो नॉर्मल डायमीटर है वो कहीं की वीकनेस ऑफ अयोटिक वॉल की वजह से अयोटा का शेप जो है या तो वन साइड या बोथ साइड, या तो एक तरफ या दोनों तरफ ऐसा ब्लूमिंग हो जाएगा, बलून जैसा लगेगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनुरिज्म। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनुरिज्म। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अयोटा और अयोटा हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अयोटिक एनुरिज्म। एनुरिज्म के कॉजेस, टाइप्स ऑफ एनुरिज्म, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, हम सारे पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू शुड नीड टू नो एक्जेक्टली दिस इज द ब्रांच ऑफ अयोटा, असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग, थोरेसिक, एब्डोमिनल। और जैसे आपके एब्डोमिनल सॉरी अयोटिक वॉल वीक होने की वजह से अयोटा कैसा ब्लूमिंग हो जाता है, पाउच फॉर्म हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? एनुरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनुरिज्म कहते हैं। शुक्रिया पायल, शुक्र है बच्चों। अभी तो आपको समझ में आएगा लॉन्गेस्ट अयोटा कौन सा होता है। लॉन्गेस्ट अयोटा पूछे तो आप एब्डोमिनल, है ना। लॉन्गेस्ट अयोटा पूछे तो आप कौन सा लिखना? एब्डोमिनल। दिस इज द लॉन्गेस्ट, ना। लॉन्गेस्ट अयोटा एब्डोमिनल। जैसे आर्टरी में सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पूछे तो अयोटा लिखना होता है। ओके फाइन, आगे बढ़े। एनुरिज्म दैट इज abnormal widening or ballooning of the portion of artery due to weakness of the wall of the blood vessel। जैसे मैंने कहा था अयोटिक वॉल वीक होने की वजह से ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है और ये आपका एनुरिज्म है। आप देख सकते हैं वन साइड हो सकता है, बोथ साइड हो सकता है, और दैट इज कॉल्ड एनुरिज्म। दैट इज कॉल्ड एनुरिज्म। इट्स क्लियर? मीनिंग समझ में आया बच्चों? एक्जेक्टली मीनिंग क्या है समझ में आया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? आगे बढ़े। ओके फाइन। तो दैट इज एबनॉर्मल वाइडनिंग, वन साइड हो सकता है, बोथ साइड हो सकता है। और रीजन क्या है? दैट इज द वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। देन आई हैव मेंशन्ड वन पिक्चर, यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द एनुरिज्म। आप इस पिक्चर में अयोटा को फोटो दिया हुआ है ताकि आप कभी भूल नहीं पाए कि एक्चुअली एनुरिज्म क्या, एक्चुअली एनुरिज्म क्या। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट साइट ऑफ वीकनेस इन द आर्टेरियल वॉल। सेक्युलर एनुरिज्म, सबसे पहला जो टाइप है सेक्युलर। स्फेरिकल शेप होगा, 5 to 20 सेंटीमीटर पाउच लाइक प्रोजेक्शन वन साइड ऑफ द आर्टरी। देखिए सेक्युलर कब कहेंगे? जैसे आपकी नॉर्मल आर्टरी है और ये जो है एनुरिज्म है, वन साइड। आप इस पिक्चर देखिएगा, आप इस पिक्चर देखिएगा, ये जो है ऑलमोस्ट 5 to 20 सेंटीमीटर का एनुरिज्म होगा। और आप देखोगे स्फेरिकल शेप का दिखेगा, स्फेरिकल शेप जो आई बॉल का शेप होता है। एक साइड आपका नॉर्मल है बट अनदर साइड देखोगे वन साइड में पाउच बना हुआ है। इट्स ओके स्मृति, इट्स ओके माय डियर। आप देखिए इस पिक्चर में पहला वाला आर्टरी नॉर्मल है, दोनों तरफ का डायमीटर प्रॉपर है, बट अनदर पिक्चर में जाएंगे वन साइड इज गोइंग टू बी ब्लूमिंग और पाउचिंग ड्यू टू वीकनेस। जिस तरफ का वॉल वीक था उधर पाउच का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर एनुरिज्म। दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। इट्स ओके एक था, है ना। तो सेक्युलर का मतलब है एक साइड से हो गया पहली बात तो, और जो वन साइड आर्टरी का जो पाउच बनेगा वो लगभग 5 to 20 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। वो शेप बनता है स्फेरिकल शेप, ऐसा, है ना। शेप जो बन रहा है स्फेरिकल शेप है। आगे बढ़े। सेकंड वन fusiform aneurysm, spindle shape, uniform shape, up to 20 centimeter entire circumference of the arterial wall going to be dilated. That means fusiform की बात करें, looks like that. This is the normal, this is the fusiform. आप देखेंगे दोनों तरफ पूरा डायमीटर जो है that going to be dilated. That is called fusiform, और ये up to 20 सेंटीमीटर होता है, that we can say spindle और uniform in shape, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और चीज आती है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट यू शुड नीड टू नो व्हाट इज द इमेज लुक्स लाइक अ सेक्युलर, व्हाट द इमेज लुक्स लाइक अ fusiform. सेक्युलर गोइंग टू बी मेक पाउच फॉर वन साइड, fusiform में एंटायर डायमीटर जो है दोनों तरफ का जो एरिया है आर्टरीज का वो वीक होने की वजह से डायलेट हो जाता है, पाउच प्रोजेक्शन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड fusiform, दैट इज कॉल्ड fusiform। स्फेरिकल शेप का होता है तो हम सेक्युलर कह सकते हैं, स्पंडल और यूनिफॉर्म शेप जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड fusiform. इट्स ओवर एवरीवन, इट्स ओके रेखा। तो दैट इज टू टाइप्स। नाउ द थर्ड वन, आपको पिक्चर दिखाता हूं, सेक्युलर को देख लीजिएगा और fusiform को भी देख लीजिएगा। सेक्युलर का भी इमेज आपको दिख रहा है और fusiform का भी इमेज आपको दिख रहा है। होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। आगे बढ़े फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विल मूव फर्दर। तीसरा, थर्ड टाइप, दैट इज माइकोटिक एनुरिज्म। माइकोटिक एनुरिज्म फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये थोड़ा सा ट्रिकी बट इजी टू अंडरस्टैंड। माइकोटिक एनुरिज्म, टीनी वीकनेस इन आर्टेरियल वॉल रिजल्टिंग फ्रॉम द इंफेक्शन। दैट मींस क्या होगा माइकोटिक में? क्या होगा जैसे ये आपकी आर्टरी है और दैट विल बी टीनी वीकनेस इन आर्टरी रिजल्टिंग फ्रॉम इंफेक्शन। इंफेक्शन की वजह से
आर्टीरियल वॉल वीक होगा और इस तरीके से ब्लड का एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड माइकोटिक। और फोर्थ वन डिसेक्टिंग, the tear in the inner lining of the aortic wall caused by the blood to form hematoma between layers of the artery and compressing the lumen। मैं पहले आपको माइकोटिक का पिक्चर पुट कर देता हूँ। दिस इज योर माइकोटिक, दिस इज योर माइकोटिक। और यदि मैं डिसेक्टिंग की बात करूँ, डिसेक्टिंग की बात करता हूँ, जैसे ये आपका आउटर लेयर ऑफ द आर्टरी है, ये मिडल लेयर है, ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये आउटर, और ये आर्टरी का जो खाली जगह है इसको हम ल्यूमन कहते हैं। और ल्यूमन में कौन ट्रेवल करता है बच्चों? ब्लड ट्रेवल करता है। यदि किसी पेशेंट को इस इनर मोस्ट आर्टरी में टीयर आउट हो गया तो ये ब्लड जो है कहां कलेक्ट हो जाएगा? ब्लड कहां कलेक्ट हो जाएगा? बिटवीन इनर और मिडल लेयर, बिटवीन इनर और मिडल लेयर। इस तरीके से ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसेक्टिंग। इस पिक्चर में आप देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ब्लड इनर और मिडल लेयर के बीच में आके एक्युमुलेट हो गया, और इस तरीके के एनोरिज्म को हम लोग डिसेक्टिंग एनोरिज्म कहते हैं। तो दो जो है इजी टू रिकॉल है, फुसिफॉर्म और सेक्युलर। सिंपल है, एग्जाम में दोनों का शेप पूछा जाता है, डायमीटर पूछा जाता है, नेम पूछा जाता है, और दो एडिशनल यहाँ पर माइकोटिक एनोरिज्म और वी कैन से डिसेक्टिंग। होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। आगे बढ़े। अगर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर एनोरिज्म, तो मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र किया आयोटा में। बट मोस्ट कॉमन अफेक्टिंग लेयर ट्यूनिका मीडिया, इट इज अ मिडल लेयर, इट इज अ मिडल लेयर ऑफ आर्टरी, है ना। आर्टरी की जो मिडल लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। रिमेंबर, इट इज अ मिडल लेयर, इट विल बी अफेक्टिंग ट्यूनिका मीडिया, वन ऑफ द मिडल लेयर जो कॉमनली अफेक्ट होता है। कॉमन साइट पूछे तो आप आयोटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आयोटा लिख सकते हो। ओके फाइन। अब बात करें कि यदि पेशेंट को एनोरिज्म हुआ तो क्या कॉज हो सकता है? जन्म से कंजेनिटली वीकनेस, और ये क्या वीकनेस होगा? वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी का यदि वॉल बाई बर्थ जन्म से कंजेनिटली वीक है, ड्यू टू मैटरनल फैक्टर, ड्यू टू टेराटोजेनिक ड्रग व्हिच इज यूज्ड बाय द मदर, और इफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ द मदर, तो फीटस का जब डेवलपमेंट हो रहा होगा उस समय ये वॉल वीक रहा होगा, वीक रहने की वजह से पाउच का फॉर्मेशन हो जाता है। देन सिफिलिस, दिस रिस्पांसिबल कैन गो सेक्युलर और फुसिफॉर्म, है ना। देखा जाए तो सिफिलिस इन दोनों के लिए रिस्पांसिबल है, सेक्युलर और फुसिफॉर्म। सेक्युलर मैंने कहा था कि एक साइड में पाउच बन रहा है, और फुसिफॉर्म मैंने कहा था कि दोनों तरफ कंप्लीट डायमीटर जो है वो कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डायलेट हो रहा है। ट्रॉमा हो सकता है, आर्टरीज को इंजरी हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज हो सकती है। और एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज बोथ थोरेसिक और एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां हमारी आर्टीरियल डिजीज की बात होती है, जहां जहां हमें आर्टीरियल डिजीज की बात होती है, जिसमें मैं आपको मेंशन करता हूं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मेंशन करता हूं पेरिफेरल पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, मैं मेंशन करता हूं एनोरिज्म। इन सब जगह कॉमन कॉज आपको देखने को मिलेगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जहां पर ये नालायक फैट और लिपिड का अक्युमुलेशन करता है। सीएडी जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज कैन कॉज एमआई, बट सीएडी दैट विल बी हैपनिंग बाय द एथेरोस्क्लेरोसिस। सीएडी एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज है, बट सीएडी कॉज होने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? एथेरोस्क्लेरोसिस। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन रिस्पांसिबल होता है। देन माय डियर, यहाँ पर एनोरिज्म में भी मोस्ट कॉमन रिस्पांसिबल है, स्पेशली थोरेसिक और एब्डोमिनल। अब आपको समझ में आ गया, असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग, देन थोरेसिक, देन एब्डोमिनल। तो थोरेसिक और एब्डोमिनल दैट विल बी मोर अफेक्टेड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोरेसिक और वी कैन से एब्डोमिनल एनोरिज्म। और थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म आकर मोस्ट इन द मिडिल एज मील, किसमें देखने को मिलता है? ज्यादातर तो मिडिल एज का मतलब होता है अराउंड एज ऑफ 40 ईयर। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 40 साल की उम्र को हम लोग मिडिल ईयर कंसीडर कर सकते हैं, है ना। लाइक आई एम गोइंग टू वेंट इन द 40 ईयर, है ना, दैट मींस आई एम अ पर्सन व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम द मिडिल एज ऑफ द ईयर। उसके अलावा मैंने लिखा कि एब्डोमिनल एनोरिज्म जो 60 to 90 मैं कह सकता हूँ एल्डरली, है ना। ये दोनों एग्जाम के एमसीक्यू है, दोनों एग्जाम के एमसीक्यू है, दोनों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलग होंगे। हर्षदीप पटेल जी माय डियर, है ना। तो थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म इट विल बी मोस्ट इन द मिडिल ईज मील, और एब्डोमिनल एनोरिज्म बिटवीन 60 to 90 ईयर ऑफ एज कॉमन देखने को मिलता है। तो ये दोनों के पैरामीटर्स है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब एक मजे की बात है कि जिस आयोटा में एनोरिज्म होगा तो आयोटा कहां कहां ब्लड सप्लाई करता है, तो वो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। इफ थोरेसिक आयोटिक एनोरिज्म होगा तो थोरेसिक एरिया के सिम्टम होंगे, एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म होगा तो एब्डोमिनल आयोटा जहां जहां ब्लड सप्लाई करता है वहां के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आई कैन डिस्कस विद यू। थोरेसिक आयोटिक एनोरिज्म 25% होता है और 75% एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म होता है। डिस्निया जैसे डिस्फेजिया, पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग्स है, ये आपका डायफ्राम है ना, और ये थोरेसिक आयोटा है, ये थोरेसिक आयोटा है जहां एनोरिज्म कॉज हुआ है, दैट यू कैन सी दिस इज द थोरेसिक आयोटिक एनोरिज्म जो 25% लोगों में देखने को मिलता है। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इसी एरिया से जब थोरेसिक आयोटा ट्रेवल करता है तो इसी एरिया से ईसोफेगस भी ट्रेवल करता है। दिस इज द ईसोफेगस। इसी एरिया से इंफीरियर वेना कावा ट्रेवल करता है, दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। इसी एरिया से इंफीरियर वेना कावा ट्रेवल करता है, इंफीरियर वेना कावा जो ब्लड सप्लाई करता है इनटू द राइट एट्रियम। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको आइडिया लग रहा होगा कि दैट यू कैन सी एवरीवन, जैसे ये मैंने दोनों लंग्स का बीच का एरिया है ना, जहां पर अपना दिल भी तो लोकेटेड होता है, अपना हार्ट भी लोकेटेड होता है ना, दैट इज योर हार्ट। तो मेरा कहने का पर्पस है कि थोरेसिक आयोटिक एनोरिज्म होगा तो क्या क्या सिम्टम, बहुत इजी टू रिकॉल, अभी इसी वक्त आपको याद करना है। और एग्जाम में बड़े घुमाते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं एग्जामिनर भी। जैसे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्यों?
क्योंकि दोनों लंग्स को भी प्रेस कर रहा है, लंग्स के बीच में से गिरा तो दोनों लंग्स की, जैसे राइट लंग्स में आपको पता है कि 3 लॉब्स होती है और लेफ्ट लंग्स में 2 लॉब्स होती है, तो राइट लंग्स को भी प्रेशर पुट करा क्योंकि थोरेसिक अयोटा ऐसा पाउच बना रहा है, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो डेफिनेटली योर लंग्स गोइंग टू बी अफेक्टेड और दैट इट कैन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दूसरा लिखा डिस्फेजिया, है ना, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, है ना, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, क्योंकि हमारा इसोफेगस है, हमारा इसोफेगस है, कोई भी फूड को आपने इंटेक किया तो फूड इसोफेगस से होता हुआ कहां पहुंचेगा, स्टोमक में जाएगा, कहां जाएगा, स्टोमक में। अब इसोफेगस को भी तो प्रेशर पुट हो रहा है, इसोफेगस को भी तो प्रेशर पुट हो रहा है, क्यों प्रेशर पुट हो रहा है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट विल बी, ये अयोटा पाउच फॉर्म कर रहा है, इसोफेगस के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, लंग्स के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, तो इसोफेगस के ऊपर प्रेशर आएगा तो फूड जो भी खाओगे पेशेंट कैन नॉट एबल टू स्वेलो प्रॉपर, पेशेंट कैन नॉट एबल टू स्वेलो प्रॉपर। देन लिखा बच्चों ने पेन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेशर अगेंस्ट नर्व और वर्टिब्रा। अब इसके पीछे कौन है, अब इसके बैक साइड में जाओगे, बैक साइड में जाओगे तो बैक साइड में कौन होगा, वर्टिबल कॉलम होगा, बैक साइड में कौन होगा, वर्टिबल कॉलम होगा, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज द वर्टिबल कॉलम, बैक साइड में वर्टिबल कॉलम होगा, और इस वर्टिबल कॉलम में कौन ट्रैवल करेगा, नर्व, कौन ट्रैवल करेगा, नर्व, तो यदि ये बैक साइड में प्रेशर पुट होगा तो दैट विल बी पेन होगा, नर्व कंप्रेशन की वजह से। और में लिखा है पेन एक्सटेंडिंग टू द नेक, शोल्डर, लोअर बैक एंड एब्डोमेन, इंक्रीज पल्स, साइनोसिस और वीकनेस, क्यों हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वीनस रिटर्न भी डिक्रीज होगा, या वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट कहीं अफेक्ट होगा। मोस्ट लाइकली टू डिसेक्ट, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, थोरेसिक अयोटिक एन्युरिज्म, है ना, इट विल बी मोस्ट लाइकली टू डिसेक्ट। तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद हुआ, समझ में आया, और आई होप कि अंडरस्टैंड कर पाए मेरा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। पहले डिस्निया लिखा है, फिर डिस्पेजिया लिखा है, फिर पेन लिखा है, फिर मैंने इंक्रीज पल्स, साइनोसिस और वीकनेस आपको मेंशन किया, एंड होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। इसके बाद मैंने कहा बच्चों एब्डोमिनल अयोटिक एन्युरिज्म, अगेन देखिएगा, अगेन देखिएगा, दिस इज योर राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, दैट इज अ डायफ्राम, दैट इज अ डायफ्राम, यू कैन सी दैट इज अ थोरेसिक अयोटा, दैट इज एब्डोमिनल अयोटा, बट एब्डोमिनल अयोटा में क्या हुआ, एन्युरिज्म, एब्डोमिनल अयोटा में क्या हुआ, एन्युरिज्म हुआ, आपका आर्टरी जो है पाउच का फॉर्मेशन किया, ये एब्डोमिनल अयोटा और ये एब्डोमिनल अयोटिक एन्युरिज्म, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए। अभी 75% होता है, प्रीवियस में मैंने कहा था कि थोरेसिक 25%, अभी कोई आपसे पूछेगा मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल अयोटिक एन्युरिज्म, आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा, आपको पूछेगा कौन किडनी को ब्लड सप्लाई करता है, एब्डोमिनल अयोटा, है ना। तो आई हैव मेंशन लोअर बैक पेन और एब्डोमिनल पेन, बिल्कुल ऑलमोस्ट आपका जो मिडल एरिया है एब्डोमेन पर, उससे नीचे जाएंगे तो लोअर एब्डोमेन मिलेगा। अब लोअर एब्डोमेन के अंदर एब्डोमिनल अयोटिक एन्युरिज्म हो रहा है तो डेफिनेटली अंदर के ऑर्गन के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, तो लोअर बैक पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। प्रोमिनेंट पल्सेटिंग मास, ये एग्जाम का एमसीक्यू, प्रोमिनेंट पल्सेटिंग मास इन एब्डोमेन एट और अबव अम्बिलिकल, फीलिंग माय हार्ट बीट इन एब्डोमेन, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए, ऑलमोस्ट देखा जाए तो जिस मैंने लिखा प्रोमिनेंट पल्सेटिंग मास इन एब्डोमेन एट और बिलो, एट और अबव मतलब ये आपका अम्बिलिकल है, ये आपका अम्बिलिकल है, इस एट अम्बिलिकल और अबव अम्बिलिकल आपको लगेगा माय हार्ट इज बीटन इन एब्डोमेन, क्योंकि है ना यहाँ पर ये पाउच का फॉर्मेशन होगा ना, तो यहाँ पल्सेशन फेल्ट होगा, पल्सेशन फेल्ट होगा, आपको लगेगा मेरा हार्ट है ना वो डायफ्राम को पार करके एब्डोमेन में आ गया, तो समझ जाना यू आर सफरिंग विद एब्डोमिनल अयोटिक एन्युरिज्म। इट्स वेरी ट्रिकी बट इट इजी टू रिकॉल और इजी टू रिमेंबर। There's a prominent pulsating mass in abdomen at above the umbilical, feeling my heart beat in a abdomen। और अब हमें पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी करना पड़ता है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आर्टरी, स्टडी ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एंजियोग्राफी, जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। वेन होता तो विनोग्राफी करते, वेन होता तो विनोग्राफी करते, वेन होता तो विनोग्राफी, और आर्टरी है तो एंजियोग्राफी और आर्टियोग्राफी। आगे बढ़े, हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन, फोटो देखिएगा, नॉर्मल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटिक एन्युरिज्म, आंखें खोलिएगा और फोटो देखिएगा, आंखें खोलिएगा और फोटो देखिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, याद होना चाहिए फोटो को देख करके, आप सच में अलर्ट हो ना। बीच बीच में ऐसा लगा खो गया आप कहीं, पुष्पा मूवी देखने तो नहीं गए कहीं, है यू नो पुष्पा, मुझे लगा पुष्पा देखने चले गए, पुष्पा नहीं, हमारी पुष्पा मूवी है नॉट सेट 08। जी हाँ, ओके, अभी हमें लिस्ट बना के रख लेना है, बाद में जब नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे तब सोचेंगे। इन्वेस्टिगेशन में मैंने एडिशनल पैरामीटर में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड लिखा है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू डिटरमाइन लेंथ और डायमीटर की एग्जैक्टली एन्युरिज्म कितना है, तो सिटी स्कैन, है ना, सिटी स्कैन जो है हम यहाँ पर करेंगे, बाकी आर्टरी का स्टडी करना। गुड, देखो हर्ष मार खाओ गया है, रिंकी, ओके फाइन, आर्टियोग्राफी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ट्रीटमेंट आपके मन में रखा कि हम एन्युरिज्म का क्या, कुछ नहीं करते, रिपेयर कर देते हैं, है ना, एन्युरिज्म को रिपेयर कर देते हैं। आई हैव मेंशन इंस्ट्रक्ट क्लाइंट विद आयोटिक एन्युरिज्म टू रिपोर्ट इमीडिएटली। एक्चुअली क्या होता है, यदि पेशेंट को आयोटिक एन्युरिज्म, यदि पेशेंट को आयोटिक में भी दैट यू कैन सी, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट विद आयोटिक एन्युरिज्म टू रिपोर्ट इमीडिएटली, कब कब पेशेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट करना, ये तो हो गया थोरेसिक आयोटिक एन्युरिज्म, ये हो गया एब्डोमिनल आयोटिक एन्युरिज्म। और मैंने क्या लिखा कि क्या सिम्टम आपको दिखेंगे तो हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा। ओके फाइन, हियर दैट इज चेस्ट और बैक पेन,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन swallowing और हॉर्सनेस। यदि पेशेंट को थोरेसिक अयोटिक एनोरिज्म हुआ है और कुछ क्रिटिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको दिख रहा है, तो तुरंत हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तुरंत हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। मैंने लिखा कि चेस्ट और बैक पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन swallowing, हॉर्सनेस, क्योंकि कहीं की जो है लैरिंग्स जो है वो भी कंप्रेस हो रहा होगा, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो है, तो हमें तुरंत पेशेंट को जो है अलर्ट मोड पे रखना और हमें कॉल करना फिजिशियन को। बट थेरेपेटिक मैनेजमेंट कुछ रिसेक्ट रिपेयर ऑफ द एनोरिज्म विद वेस्कुलर ग्राफ्ट और एंडोवेस्कुलर स्टेंट। या तो ग्राफ्टिंग कर दे या स्टेंट डाल दे, ये दो तरीका है। या तो जहां जो डिसेक्ट हो रखा है, या जहां से जो आयोटा डैमेज हो रखा है उस एरिया को ग्राफ्ट कर दे और उसके अंदर स्टंट डाल सकते हैं। स्टंट आप लोग पढ़ते हैं ना, एमआई एंजाइना, और उस समय हम लोग बलून और स्पेशली बलून एंजियोप्लास्टी और स्टंट एंजियोप्लास्टी पढ़ते हैं। तो स्टंट तो क्या करते हैं, एक जाली होती है जो वीक एरिया को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। दैट यू कैन सी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि मैं एग्जैक्टली बात करूं स्टंट क्या है, जैसे ये आपका अयोटा है, ये आपका अयोटा है और ये आपके अयोटे का एनोरिज्म हो गया, ये एनोरिज्म हो गया, तो स्टंट क्या है, यहां पर हम स्टंट पुट करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द स्टंट दैट यू कैन सी, ये स्टंट है जिसमें एक जाली है जो क्या करेगी, इस वीक एरिया को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगी और ब्लड आपका जो है इसके द्वारा ट्रेवल करता है। दैट यू गॉट इट एवरीवन। स्टंट नॉर्मली यदि हम बात करें एमआई की, और एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। सीएडी में भी स्टंट का काम क्या होता है, तो फैट और लिपिड एक्युमुलेटेड होता है ल्यूमन में, उसको सप्रेस कर देता है, उसको अपनी जगह वापस धकेल देता है, जिससे वहां से ब्लड ट्रेवल करने लगता है। बट इट इज रिकरेंट, वो दोबारा हो सकता है। यहां पर स्टंट का पर्पस है, जो वॉल वीक था जहां से पाउच बना है, उस वीकनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टंट लगा देते हैं। और दैट इज वन ऑफ द टेक्निक फ्यूचर ऑफिसर। बाकी एनोरिज्म लार्जर देन 5.5 सेंटीमीटर है तो उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। बड़ा एनोरिज्म है, नीड फॉर द सर्जरी। दैट्स क्लियर एवरीवन, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आगे बढ़े। छोटा सा एक डिजीज था, फोर डिफरेंट टाइप्स और साइट्स हमने पढ़ा। मोस्ट कॉमन एनोरिज्म में हम एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म पढ़ते हैं, 75% ओल्ड एज में होता है, और थोरेसिक जो है मिडिल एज 40 ईयर एज में होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज मैं आपको बता देता हूं, ऑलमोस्ट जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड की ओर है, ऑलमोस्ट एंड की ओर है ना। तो पेरिफेरल वर्ड कहीं भी आता है ना, पेरिफेरल, तो आप याद रखना एक्सट्रीमिटीज। पेरिफेरल वर्ड कहीं पर भी आ रहा है, इट मींस हम कहां की बात करें, हम एक्सट्रीमिटीज की बात करें। वो आप एक्सट्रीमिटीज हो सकती है ऑल ओवर। अब पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में क्या क्या आता है, वी आर गोइंग टू सी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और डिटेल में देखते हैं क्या क्या बर्गर डिजीज क्या होता है, इवन बर्गर डिजीज के अलावा रेनॉल्ड डिजीज क्या होता है, कौन कौन सी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर कि इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच पार्शियल और टोटल आर्टीरियल ऑक्लूशन डिप्राइव लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड ऑक्सीजन। मयूर वाला आज ऑलमोस्ट नहीं, आज थोड़ा बहुत यदि बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंड करेंगे। आज मैं आपको ना विद इन 1 और 2 डेज में एमसीक्यू अपलोड करवा देता हूं, जो कुछ और आपके लिए काम आने वाले हैं। इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच पार्शियल और टोटल आर्टीरियल ऑक्लूशन डिप्राइव लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। कुछ भी नहीं है, ये सपोज आपकी एक आर्टरी है और ये लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई कर रही है ना, तो इस आर्टरी में ऑक्लूशन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिससे लोअर एक्सट्रीमिटीज में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, जिससे लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो है O2 नहीं जाएगा तो वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगा, है ना। और इनकी ऑलमोस्ट एंड है। एक रेनॉल्ड डिजीज है और एक बर्गर डिजीज है, और उसके बाद एक बार पूरा देख लेंगे, कुछ और बचेगा तो वो भी करवा देंगे, नहीं बचा तो आपको थैंक यू बोल के शुक्रिया अदा कर देंगे, हैं। और कई सारे बच्चे जो है इस क्लास में विदाउट यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, जैसे रिंकी, मयूर वाला, आप लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा बच्चों। यूनिफॉर्म वाला अपने जेएनसी का लोगो नहीं लगा रखा है। आई शुड ट्राई टू पुट ऑन योर प्रोफाइल, मेल पे जाके लोगो जरूर पुट करें। इवन अनीता बामनिया जी बच्चा, हर्ष ने बर्गर, हर्ष कहाँ से लाते हो, जहां जो डिजीज की बात करें बच्चे तो उसका फोटो डाल देते हैं, बट ये बर्गर नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पर भी अगेन मैंने कहा था मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल है। कुछ कॉमन यदि मैं तारा जीमेल पे जाके अपना प्रोफाइल चेंज कर दो। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन, इंटरमीडिएट का मतलब होता है इंटरवल, थोड़े थोड़े इंटरवल से क्लाउडिकेशन है। जी काजल, जो लगेगा कुछ पेंडिंग पढ़ाएंगे बेटा। क्लाउडिकेशन का मतलब क्या सकते हैं, मस्कुलर फीट। रीजन क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका कॉज क्या है, लैक ऑफ ब्लड। पेशेंट को यदि आर्टीरियल डिजीज होता है, निशा निशा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में एमसीक्यू बैच लीजिएगा या फिर एनक्लेक्स बैच लीजिएगा, दोनों ऑप्शन है। साथ में महारती टेस्ट सीरीज लीजिएगा और रोज एक पेपर दीजिएगा। महारती टेस्ट सीरीज में 100 डे में 100 पेपर होते हैं, हर पेपर का टाइम टेबल सेट है। सपोज लिखा होता है कि पहले पेपर में ब्लड सेल टिश्यू कार्डियो और स्केलेटल पूछा जाएगा, तो पहले आप इसकी पूरी थ्योरी खत्म करोगे, पूरी थ्योरी खत्म करके आपके पास जो एमसीक्यू वो निकालोगे, फिर एमसीक्यू बैच पढ़ोगे, फिर पेपर दोगे, तब आपको पता चलेगा अब आप कहाँ डिजर्व करते हो। फिर जैसे आगे फर्दर एग्जाम्स आएंगे मैं यूट्यूब पे आपको चीजें गाइड करता रहूंगा। इट्स ओके। दैट इज नाउ द नेक्स्ट वन, कोल्ड एंड ग्रे। देखिए कोल्ड क्यों होगा, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, टेंपरेचर डाउन होगा। ग्रे ब्लू कलर ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यदि लो एक्सट्रीमिटीज में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है तो बिल्कुल ब्लड नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्रे होगा, ब्लड नहीं जाएगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होगा। डिक्रीज और एब्सेंट पेरिफेरल पल्स, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डिक्रीज और एब्सेंट पेरिफेरल पल्स एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं या पर्टिकुलेशन की बात करते हैं, बिल्कुल हर्ष मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल सेल्फ रिवीजन की सब जरूरत होती है कोई भी सिलेबस पूरा करने के बाद में। कोल्ड एंड ग्रे ब्लू के साथ लिखा डिक्रीज और एब्सेंट पेरिफेरल पल्स। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये आपका एक्सट्रीमिटीज है ना, ये आपका एक्सट्रीमिटीज है,
फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इस एक्सट्रीमिटीज में ये आपकी आर्टरी है, और इस आर्टरी में क्या हुआ है, ऑक्लूशन हुआ है। आर्टरी में क्या हुआ है, ऑक्लूशन हुआ है, जिसकी वजह से फर्दर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई को इंडिकेट कौन करता, पल्स, है ना, कौन करता, पल्स। अब यहाँ पर डॉर्सालिस पेटिस पल्स है ना। यू प्लीज कॉल करिएगा जैन सिंह नंबर पे। पल्स की हम बात करें, पल्स ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट ऑफ ब्लड सप्लाई इन अ पेरिफेरल एरिया। सेंट्रल पल्स होता है जिसको अपाइकल पल्स कहते हैं। हार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है तो कैरोटिड हो गया, टेम्पोरल हो गया, ब्रेकियल हो गया, रेडियल हो गया, अल्नर हो गया, फीमर हो गया, पॉप्लिक हो गया, ये सारी पल्स जो है दैट आर रिस्पांसिबल टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट ऑफ ब्लड सप्लाई। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यदि ब्लड सप्लाई डिक्रीज है तो पल्स आपकी अपसेंट हो सकती है या पल्स आपका डिक्रीज हो सकता है। और ब्लड प्रेशर मेजर एट द थाई, काफ, एंकल आर लोअर देन द ब्रेकियल पल्स। एक्चुअली क्या होता है, जो अपर एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड प्रेशर होगा और जो लो एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड प्रेशर होगा, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। नॉर्मली जब हम अपर और लो एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर को देखते हैं तो लोअर एक्सट्रीमिटीज का सिस्टोलिक अपर एक्सट्रीमिटीज के कंपैरिजन ज्यादा होता है, ये तो सुना था। बच्चों में अपर और लो एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर दोनों बराबर होता है, बट फर्क किसमें दिखता है, सिस्टोलिक में, अडल्ट में। सिस्टोलिक में दिखता है, वो भी किसमें दिखता है, अडल्ट में, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, है ना। तो मैंने क्या लिखा है कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एट द थाई, काफ एंड एंकल आर लोअर देन द ब्रेकियल प्रेशर। ब्रेकियल का मतलब जो आपका अपर एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड प्रेशर है, अपर एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड प्रेशर है उसको लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर से हम कंपेयर करें तो अपर के कंपेयर लोअर में ब्लड प्रेशर कम मिलेगा। बट होना क्या चाहिए था, अपर का सिस्टोलिक और लोअर का सिस्टोलिक कंपेयर करें तो लोअर का सिस्टोलिक हमेशा अपर के सिस्टोलिक से ज्यादा होता है इन अडल्ट, बट इन चिल्ड्रन देयर इज नो चेंज इन अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज। बच्चों में अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं होता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट मैनेजमेंट की। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मेडिकल मैनेजमेंट में एक स्टेटिन देते हैं इसका लोअर कोलेस्ट्रॉल। देखिए अभी मैंने आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का जब जिक्र किया तो मैंने कहा इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, मोस्ट कॉमन कॉज पूछा तो कॉज कौन था मोस्ट कॉमन, एथरोस्क्लेरोसिस। और मेरे बदमाश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एथरोस्क्लेरोसिस का कॉज कौन है, हाई कोलेस्ट्रॉल। एथरोस्क्लेरोसिस का कॉज कौन है, हाई कोलेस्ट्रॉल। अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है नॉर्मली लेस देन 200 mg पर डीएल, दिस इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या होगा, एथरोस्क्लेरोसिस होगा, और एथरोस्क्लेरोसिस होगा तो पेशेंट को क्या होगा, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होगा। तो हमें इस कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने वाला सब्सटेंस जिसका नाम है स्टेटिन, वी कैन यूज टू डिक्रीज द लेवल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए हम स्टेटिन का यूज करेंगे ताकि एथरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को मिनिमाइज कर सके। स्टेटिन क्या करता है, रिप्लेस द एचएमजी, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, दैट विल रिप्लेस द एचएमजी कोएंजाइम ए, प्रिकर्सर फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का प्रिकर्सर का रूप में काम करता है, एचएमजी कोएंजाइम ए इसको रिप्लेस कर देगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो पेशेंट को जो है एथरोस्क्लेरोसिस का रिस्क कम हो जाएगा। तो देयर बाय स्लोइंग प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर। आई कुछ कहानी समझ में, और ये एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू, इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कहते हैं। पूछा दोनों है, पीवाईक्यू में अवेलेबल है, पीवाईक्यू तो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। स्टेटिन जो है वन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल lowering agent, one of the cholesterol lowering agent is called statin। आगे समझ में, ओके फाइन, विल सी। तो मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब कॉमनली मैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की बात करूं तो ड्रग के अलावा वो कुछ प्रोसीजर्स होता है, इट कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर एक्सट्रीमिटीज। प्रोसीजर टू इंप्रूव योर आर्टेरियल ब्लड फ्लो लाइक परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, जो नॉर्मली हम लोग सीएडी में करते हैं तो वहां पर कॉर्नरी आर्टरी में करते हैं, यहाँ पर पेरिफेरल आर्टरी में करेंगे। पेरिफेरल आर्टरी में क्या करेंगे हम, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है रिपेयरमेंट, एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है रिपेयरमेंट। दूसरा एथेक्टमी, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा, आपके ल्यूमन में फैट और लिपिड जमा हुआ, उसको रिमूव करने के लिए, एथरोस्क्लेरोसिस को रिमूव करने के लिए एथेक्टमी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एथेक्टमी करते हैं। उसके बाद है बाईपास सर्जरी, इनसे ठीक नहीं हुआ तो हार्ट में बाईपास सुना होगा, यहाँ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में भी दो तरीके की बाईपास सर्जरी होती है, इन फ्लो बाईपास और आउट फ्लो बाईपास। मतलब मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके फीमोरल आर्टरी तक ब्लड नहीं आ रहा है तो फीमोरल आर्टरी तक ब्लड लाने के लिए इन फ्लो बाईपास सर्जरी करते हैं। फीमोरल आर्टरी से लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड नहीं जा रहा है तो आउट फ्लो बाईपास सर्जरी करते हैं। इन फ्लो टिल फीमोरल आर्टरी, आउट फ्लो आफ्टर femoral artery। आ रहा है, because femoral artery one of the larger artery in the lower extremities can deliver blood towards the lower extremities। अब femoral artery तक ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा तो कैसे मिलेगा, तो इनफ्लो बाईपास करेंगे। अब femoral artery से आगे ब्लड नहीं जा रहा है तो आउटफ्लो बाईपास करेंगे। आ रहा है समझ में, जैसे मैंने लिखा है, इनफ्लो प्रोसीजर बाईपास ऑक्लूशन अबव द सुपरफिशियल femoral artery। femoral artery से ऊपर यदि आपको ऑक्लूशन है तो इनफ्लो बाईपास सर्जिकल, इसमें एक्सिलो femoral बाईपास और आगे फर्दर हम एक्सिलो femoral। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका हार्ट है, मैं थोड़ा सा इजी आपको बता दूं, ये आपका हार्ट है, this is your heart, then that is your aorta, that is your aorta, and मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये जो aorta है ये एब्डोमिनल aorta, फिर ये दो ब्रांच है, राइट इलियक आर्टरी, लेफ्ट इलियक आर्टरी, फिर राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। अब राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ब्लड किसको देगा, फीमोरल आर्टरी, किसको देगा,
फीमोरल आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल किसको देगा? फीमोरल आर्टरी। अब इस फीमोरल आर्टरी तक यदि ब्लड नहीं आ रहा है, फीमोरल आर्टरी तक यदि ब्लड नहीं आ रहा है, तो हमें एक्सिलो फीमोरल बाईपास करना है। एक्सिलो फीमोरल बाईपास में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, ये जो एक्सिला है, एक्सिला से डायरेक्ट एक बाईपास करेंगे, और जो ब्लड को कहां डालेगा लाके, सॉरी, जो ब्लड को लाके कहां डालेगा? फीमोरल आर्टरी में। तो एक्सिला से सीधा हमने कहां डाल दिया? फीमोरल आर्टरी में। दैट इज कॉल्ड एक्सिलो फीमोरल बाईपास। और मैं एक फोटो दिखाता हूं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस पिक्चर में देखिएगा, ये एक्सिला है और ये फीमोरल आर्टरी, ये फीमोरल आर्टरी। तो एक्सिला से सीधा ब्लड फीमोरल आर्टरी में ला रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्लूशन दिख रहा है, यहां पर ऑक्लूशन दिख रहा है एब्डोमिनल अयोटा में। दैट काइंड ऑफ सर्जरी वी कैन से एक्सिलो फीमोरल बाईपास दैट हेल्प टू डायरेक्टली ब्लड रीच टू द फीमोरल आर्टरी। आया समझ में? इनफ्लो का एग्जांपल बता रहा हूं, इनफ्लो का एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर भी बाईपास कर रहे हैं। दूसरा लिखा अयोटो फीमोरल बाईपास, आप देख पा रहे होंगे सीधा अयोटा को फीमोरल आर्टरी से जोड़ा है, एब्डोमिनल अयोटा को फीमोरल आर्टरी से जोड़ दिया है। वन ऑफ द अगेन इनफ्लो बाईपास, इनफ्लो बाईपास, यू कैन सी एवरीवन aortofemoral bypass surgery, midline incision into the abdominal cavity is required with the additional incision to the each groin। एक तो abdomen के midline में incision, दूसरा एक groin में incision, सीधा ग्राफ्ट कर दिया भाई, सीधा ब्लड किसको दे दिया? femoral artery को। सीधा ब्लड किसको दे दिया? femoral artery को। ये तो सबको समझ में आना चाहिए। ओके फाइन। Then now the next one, outflow procedure, the bypass occlusion at or below the superficial femoral arteries, और it include, देखिए अब आपका ना ये है, ये आपका राइट लेग, तो यू कैन सी ये आपका राइट लेग है, ये आपका फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पोप्लिकल आर्टरी, टिबियल आर्टरी, डॉर्सल स्पेडिस आर्टरी, तो यू कैन सी एवरीवन। अभी हम किसके बाद की बात करें? हम फीमोरल आर्टरी के बाद की बात करें। अब डेफिनेटली युक्ति इनफ्लो का मतलब होता है टुवर्ड्स डिस्टल पार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाता है, तो यू शुड नीड टू बी इन द ब्लड, ब्लड को एंटर करवाना, जैसे इनफ्लो। अब डिस्टल वे की तरफ ब्लड जा रहा है बट फाइनली रीच नहीं कर पा रहा है, जहां ऑब्स्ट्रक्शन होने का कॉमनली रिस्क होता है फीमोरल आर्टरी होता है, तो वहां से फिर हम लोग आगे ले जाने को आउटफ्लो कहते हैं, जिसमें लिखा है फीमोरोपोप्लिटियल। ये फीमोरल आर्टरी, तो हम एक बाईपास करेंगे फीमोरोपोप्लिटियल, फीमोरोपोप्लिटियल, दैट यू कैन सी, सीधा क्या करेंगे? फीमोरल आर्टरी को पोप्लिकल आर्टरी से जोड़ देंगे, फीमोरोपोप्लिटियल बाईपास। फीमोरोटिबियल या फीमोरल आर्टरी से सीधा किसको जोड़ देंगे? टिबियल, फीमोरोटिबियल बाईपास। जहां रुकावट वहां से बाईपास कर देंगे, जहां रुकावट वहां से बाईपास कर देंगे, तो फीमोरोपोप्लिकल और फीमोरोटिबियल बाईपास, दैट विल बी आउटफ्लो, दैट विल बी फॉर आउटफ्लो। आगे समझ में? बस आज का टॉपिक यही था, कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली रेनॉल्ड डिजीज की बात करें तो एक तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज तो है ही, शुक्रिया मुनमुन, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज तो है ही, बट वन ऑफ द आर्टेरियल स्पाज्म डिजीज है ना, आर्टेरियल स्पाज्म डिजीज में लिखा है इट इज आल्सो कॉल्ड रेनॉल्ड सिंड्रोम, रेनॉल्ड फिनोमिना। हम रेनॉल्ड डिजीज को, शुक्रिया वर्षा, रेनॉल्ड डिजीज इज आल्सो नाउन एज रेनॉल्ड सिंड्रोम और वी कैन से रेनॉल्ड फिनोमिना। एक्चुअली इट इज अ वेसोस्पाज्म ऑफ द आर्टेरियल्स, आर्टरीज ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब आपको अच्छे से पता है दैट विल बी आर्टरी, आर्टेरियल्स, कैपिलरीज, है ना, ये तीनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसको कैरी करने का काम आर्टरी, आर्टरियोल्स और कैपिलरीज का होता है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आर्टरी में, आर्टरियोल्स में, इवन कैपिलरीज में यदि वेसोस्पाज्म हो रहा है तो वेसोस्पाज्म कैन कॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। डिस्टल में कौन आएगा? अपर एक्सट्रीमिटीज में फिंगर आएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, शुक्रिया रजिता, लोअर एक्सट्रीमिटीज में फिंगर के साथ साथ टोज भी आएगा, फिंगर के साथ साथ टोज भी आएगा। तो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो डिस्टल पार्ट है वहां पर यदि वेसोस्पाज्म होता है तो वहां ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। और आपको अच्छे से पता है जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, और जब ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाता है तो वहां पर इसीमिया हो जाता है, नैरो नेक्रोसिस हो जाता है, और फाइनली वो पार्ट जो है परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो मेरा कहने का पर्पस है रेनॉल्ड डिजीज को रेनॉल्ड फिनोमिना भी कह सकते हैं, रेनॉल्ड सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इट्स ओके, नर्सिंग स्टडी ऑफ जेएनसी। कभी कभी पूछते हैं कि रेनॉल्ड डिजीज कॉमनली किस में देखने को मिलता है? तो एक तो फीमेल में, और एज भी है 15 to 30 है। मतलब आप जितने भी बच्चे क्लास में मुझे वॉच करें, आप सभी की जो कॉमन एज है 25 to 30, 30 to 35 के बीच में, स्पेशली 30 ईयर एज तक जो है ये फीमेल्स में कॉमनली देखने को मिलता है कंपेरिजन टू द मेल, है ना। तो एक ये रेशियो जो मैं मेंशन कर रहा हूं, कॉज में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द क्यूटेनियस वेसल्स, और मेनली फिंगर, टोज, ईयर और चीक, फिंगर, टोज, ईयर एंड चीक। आपने सुना होगा फ्रॉस्ट बाइट, है ना, आपने सुना होगा फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट की साइट आपने सुना होगा SpO2 मॉनिटरिंग साइट, SpO2 मॉनिटरिंग साइट, जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। उनका भी फिंगर होता है, थ्रो होता है, ईयर लॉब होता है ना। जैसे किसी को फ्रॉस्ट बाइट हुआ, फ्रॉस्ट बाइट में जब बॉडी का टेंपरेचर एक्सेसिव डिक्रीज हो जाता है तो आपके सेल और टिश्यूज में जो फ्लूइड होता है वो क्रिस्टल बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो कॉमनली फिंगर में देखने को मिलता है, टोज में देखने को मिलता है, ईयर में देखने को मिलता है। वही मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर SpO2 जब मॉनिटर करते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री से, तो प्रॉब लगाने की जो साइट होती है वो भी फिंगर होता है, टोज होता है, ईयर लॉब होता है, और यहाँ एडिशनल जो मैंने ऐड किया चीक। तो कभी कभी पर्टिकुलेशन पूछते हैं कि रेनॉल्ड डिजीज है वो आपकी बॉडी के एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन सा पार्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। तो डिस्टल में आप देखोगे ईयर क्या लेटरल पार्ट है, ईयर क्या बच्चों लेटरल मतलब बाहर का पार्ट है, फिंगर क्या हाथ का डिस्टल पार्ट है, शुक्रिया ग्लोरिया, फिंगर जो है हाथ का डिस्टल पार्ट है, और टोज जो है वो स्पेशली लोअर लेग का ना डिस्टल पार्ट है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आपके मन में चला होगा कि रेनॉल्ड डिजीज कौन कॉज करता है, मैं बता दूं बच्चों, पता ही नहीं अभी तक कौन कॉज करता है। अननाउन कॉज है, इडियोपैथिक है, नॉट नाउन है। इसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो रिस्पांसिबल है, लाइक एक्सपोजर टू कोल्ड,
कोल्ड के एक्सपोज में आओगे तो क्या होगा बदमाश बच्चों, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उस एरिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, उस एरिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, है ना। इसके अलावा अदर डिजीज में मैं कहूं तो रेमेटोइड आर्थराइटिस, एक्चुअली रेमेटोइड आर्थराइटिस क्या है बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपकी बॉडी के इम्यूनिटी के द्वारा आपके सेल और टिश्यूज अफेक्ट होता है, दैट आल्सो रिस्पांसिबल कैन कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एंड लूपस आर मोर लाइकली टू गेट सेकेंडरी नोड। देखिए लूपस आपने सुना एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिस। एसएलई जो है ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है जो अफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को। उसके अलावा हम अदर फैक्टर की बात करें, पीपल हु हैव कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम का कॉज होता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व। जब मीडियल नर्व कंप्रेस होता है तो डिस्टल फिंगर जो है उसमें नमनेस आ जाता है, और दैट आल्सो कंट्रीब्यूटिंग कैन कंप्रेशन ऑफ द डिस्टल आर्टरीज। द कंप्रेशन ऑफ डिस्टल आर्टरीज कैन कॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियल नर्व कंप्रेस होता है और मीडियल नर्व के पास में जो ब्लड सप्लाई है, पास में जो ब्लड सप्लाई है, इसके कंप्रेशन की वजह से वो भी इफेक्ट होता है। क्योंकि मेन कॉज क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में, रिस्ट के बार-बार मूवमेंट की वजह से फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, वो मीडियल नर्व को कंप्रेस करता है, डिस्टल बॉडी पार्ट में जो है नमनेस डेवलप कर देता है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट्स क्लियर एवरीवन। कैफीन, कोकेन, फ्रॉस्टबाइट, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ना, ये कार्डिनल रिस्क फैक्टर बता देता हूं बच्चों, कार्डिनल रिस्क फैक्टर किसका, आर्टीरियल डिजीज का, किसका, आर्टीरियल डिजीज का। बहुत बार एमसीक्यू आया है। कार्डिनल का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, इवन व्हेन द पर्सन सफर द आर्टीरियल डिजीज नीड टू बी अवॉइड स्मोकिंग, नीड टू बी अवॉइड स्मोकिंग, अदरवाइज इट कैन कॉज आर्टीरियल डिजीज, है ना। डेंजरस पार्ट है बच्चों, डेंजरस पार्ट है। आगे बढ़े फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो साइनोसिस ऑफ अफेक्टेड एरिया ऑन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज, स्पेशली जिस डिस्टल पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वहां ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्लांचिंग, एक वर्ड लिखा मैंने, ब्लांचिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी फॉलोड बाय साइनोसिस ड्यूरिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एक इस पिक्चर में आप देखोगे ब्लांचिंग का मतलब तो व्हाइट, यहां देख पा रहे होंगे, दिस इज द ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का कॉज क्या है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लांचिंग का कॉज क्या है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दैट मींस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स डिस्टल बॉडी पार्ट। तो ये व्हाइट पोर्शन देखने को मिलेगा जब ब्लड सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट होगा, और उसके बाद फॉलोड बाय साइनोसिस ड्यूरिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। रेडन टिश्यू एंड द वेसोस्पाज्म इज रिलीज्ड। जैसे वेसोस्पाज्म हुआ, वेसोस्पाज्म जो है हुआ तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ तो डेफिनेटली बाय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर व्हाइट स्किन दिखेगा, है ना। और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हुआ तो ब्लूइश स्किन दिखेगा, और जैसे ही ब्लड सप्लाई पहुंच जाएगा, जैसे ब्लड सप्लाई पहुंच जाएगा तो रेड दिखेगा। इसको हम लोग रेनॉल्ड फिनोमेना कहते हैं, इसको हम लोग रेनॉल्ड फिनोमेना के पढ़ाऊंगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, दैट यू शुड नीड टू बी नो एवरीवन। नमनेस मैंने लिखा है, नमनेस लिखा हुआ है, और टिंगलिंग हिंदी में झुंझुनी, ये सिम्टम, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब इंपेयर होता है तो नर्व सप्लाई भी इंपेयर होगा। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में नमनेस हो गया, टिंगलिंग हो गया, रेड एंड कब होगा, जब स्पाज्म रिलीज होगा, स्पाज्म रिलीज होगा, ब्लांचिंग होगा और साइनोसिस होगा, है ना। अब मैं आगे शेयर करता हूं आपको कोल्ड टेंपरेचर एट अफेक्टेड बॉडी पार्ट, मतलब जहां जहां रेनॉल्ड डिजीज डेवलप हुआ है वहां वहां ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ तो क्या फील होगा, कोल्डनेस। सबको पता है ब्लड का टेंपरेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। खून हमेशा गर्म होता है, खून जो है हमेशा गर्म होता है। खून ब्लड का एक फंक्शन भी टू मेंटेन बॉडी टेंपरेचर। तो ब्लड जब कम होगा तो डेफिनेटली वहां पर टेंपरेचर रिड्यूस होगा, तो आपको क्या फेल्ट होगा, कोल्डनेस। क्या फेल्ट होगा, कोल्डनेस फेल्ट होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं तो नील फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। कैपिलरोस्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरोस्कोपी का मतलब हो गया विजुअलाइजेशन ऑफ कैपिलरीज, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, लुक एट कैपिलरीज अंडर योर फिंगर नेल। हमें क्या देखना है, फिंगर नेल के अंडर में कैपिलरीज को देखना। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, डिवाइस को प्लेस किया और यहां पर आपको कैपिलरीज की प्रेजेंस दिख रहा है। क्यों क्यों हमारा रेनॉल्ड डिजीज का मीनिंग क्या था, वेसोस्पाज्म, आर्टरी, आर्टरियोस, कैपिलरीज। कैपिलरीज को हम लोग स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कहते हैं और आर्टरियोस को हम लोग स्मॉलेस्ट आर्टरी कहते हैं। डायमीटर भी देखेंगे तो सबसे पहले मैं यदि आर्टरी की बात करूं, दिस इज योर आर्टरी, दैट इज योर आर्टरियोस एंड दिस इज योर कैपिलरीज, दिस इज योर कैपिलरीज। आर्टरी, आर्टरियोस और कैपिलरीज। तो डायमीटर भी नैरो हो रहा है। अब इन कैपिलरीज में यदि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो फर्दर ब्लड नहीं जाएगा ना मेरे बच्चे। तो हमें इस कैपिलरी को विजुअलाइज करने के लिए कैपिलरोस्कोपी, जैसा नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, मतलब हमें नेल का जो बॉडी पोर्शन होता है, जो व्हाइट पोर्शन इसको लूनुला बोलते हैं, वहां पर हम डिवाइस को प्लेस करते हैं, फिर हमें कैपिलरीज की प्रेजेंस दिखती है। इस पिक्चर में यदि आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो इमेज है इसमें का कैपिलरी लूप, और इसमें नॉर्मली नेल फोल्ड कैपिलरी लूप दिखा है। दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं तो कहीं की स्पाज्म की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो फिर ये डायलेटेड एरिया दिख रहा होगा, दिस इज इंडिकेटिंग व्हेन द पर्सन सफर्स द रेनॉल्ड डिजीज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ए टेस्ट करते हैं फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड डिजीज इन योर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मैंने कहा था कि रेमेटोइड आर्थराइटिस, मैंने कहा था सिस्टमिक लूपस, एसएलई, एरिथमेटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है ना। ऑटो इम्यून डिजीज का कॉज मैंने क्या बोला, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, और वो एंटीबॉडी आपके सेल और टिश्यूज पे जो है वर्क अटैक करती है। तो हमें ऑटो इम्यून डिजीज का पता लगाना एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, एएनए टेस्ट इसको बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट जो है ये हमेशा डिग्री ऑफ इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं कोई इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा है, तो ESR, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है यदि हमें रेनॉल्ड डिजीज का पता लगाना है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आ रहा समझ में। बाकी सी रिएक्टिव प्रोटीन डेफिनेटली ये भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के प्रेजेंस का पता लगाने में हम यूज करते हैं। एक और टेस्ट है कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट ये बताता है कि क्या
आपकी एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एक्सपोजर की वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रही है, और उस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपको रेनॉल्ड डिजीज हो रहा है, तो यू शुड नीड टू बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट। क्या किया जाता है, हमें आइस आइस लेना है, आपकी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में, आर्म्स में हो सकता है, लोअर लेग्स में हो सकता है, आइस को प्लेस करना, प्लेस करने के बाद में एक प्लेस दूसरी जगह प्लेस करना, फिर तीसरी जगह, फिर उस एरिया को विजुलाइज करना, उस एरिया को विजुलाइज करना। एक तो यहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन जिसको आप नमनेस बोल रहे हैं। दूसरा वहां पर ब्लंचिंग देखने को मिलेगा, व्हाइटनेस। तीसरा यहाँ पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिल रहा है तो ब्लड सप्लाई आपका डिक्रीज होगा, तो व्हाइट स्किन होगा और सेंसेशन लॉस होगा। इट मींस योर बॉडी इज अफेक्टेड बाय कोल्ड एक्सपोजर। कोल्ड एक्सपोजर मैंने कॉज में कहा था, एग्जैक्ट कॉज इडियोपैथिक है, बट दूसरा कॉज में मैंने कहा था कोल्ड एक्सपोजर की वजह से रेनॉल्ड डिजीज हो सकता है। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कोल्ड एक्सपोजर इज फैक्टर रिस्पांसिबल है, तो कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट में आइस को यूज करते हैं, आइस को आपके बॉडी के ऊपर पर्टिकुलर एरिया में प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद वहां वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, देन स्किन व्हाइट हो जाएगा, और वहां पर मैंने कहा कि नमनेस भी डेवलप हो जाएगा। दैट मींस यू आर सफरिंग विद द कोल्ड एक्सपोजर, यू आर सफरिंग विद द कोल्ड एक्सपोजर। इट्स क्लियर एवरीवन, आगे समझ में? ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी रेनॉल्ड फिनोमेना। आप देखिएगा नॉर्मल सर्कुलेशन यहां पर प्रेजेंट है, इस एक्सट्रीमिटीज को ध्यान से देख लेना। और दूसरी बार मैंने कहा कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स, जैसे ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी आर्टरी है, दिस इज द नॉर्मल डायमीटर एंड दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। अब जब नॉर्मली जो ब्लड था वो ब्लड आगे ट्रांसफर हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि नॉर्मल ब्लड फ्लो प्रेजेंट था। बिल्कुल हर्ष, बहुत अच्छी बात बताई आपने हर्ष, बिल्कुल सही बात, इवन कुल्फी बेचने वाले लोगों को भी, है ना। देन हियर यू कैन सी दिस इज योर ब्लड, दैट इज योर ब्लड। अब यहां आप देखोगे तो आगे फर्दर जो ब्लड आना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है? ड्यू टू वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ड्यू टू वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जी रेखा, रेखा नेगी, वेरी गुड आफ्टरनून। आगे बढ़े, यू वांट टू सी रेनॉल्ड फिनोमेना? ओके, आई कैन डिस्कस विद यू। आई हैव मेंशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वी हैव थ्री थिंग्स। धीरज, धीरज शुक्रिया माय डियर, शुक्रिया धीरज। हियर यू कैन सी, एक फोटो आपको दिख रहा होगा, और फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे डिस्टल फिंगर जो है वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड। दैट्स क्लियर। दूसरी पिक्चर में जाओगे तो आपको ब्लू कलर का डिस्टल फिंगर दिख रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पिक्चर में जाओगे रेड कलर का दिख रहा है, प्रेजेंट ऑफ ब्लड। यही तो कहानी सुनाई थी अभी आपको, ये तो जिक्र किया था। व्हेन यू कम टू क्लोज एक्सपोजर विद आइस, व्हेन यू कम टू क्लोज एक्सपोजर विद आइस, I have mentioned when the decreased blood flow, you are actually going to be blanching or white. When you decrease oxygen supply, you are going to be getting bluish. Or when you have release, when you release that's spasm, then reach blood supply, when you look see there's a red color. That's a Raynaud phenomena. और ये यदि मिल रहा है तो समझना आपको रेनॉल्ड डिजीज है, आपको रेनॉल्ड डिजीज है, और रेनॉल्ड डिजीज में ही रेनॉल्ड फिनोमेना देखने को मिलता है। ये फोटो वाला एमसीक्यू आता है एग्जाम में, इमेज बेस्ड एमसीक्यू आता है, और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इट, व्हाट इज इट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो लिख देना खुली आंखों से, मोती जैसे शब्दों में लिख देना कि दैट इज रेनॉल्ड फिनोमेना। इट्स ओवर एवरीवन, और इसका कॉज है वेसोस्पाज्म, वेसोस्पाज्म। इट्स ओके अनीता। अब आपके मन में चला कि पेशेंट को वेसोस्पाज्म हो रहा है। याद है जब मैंने आपको हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ाया था? याद है जब एमआई के अंदर मैंने बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ाया था? मैंने जिक्र किया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट पेशेंट्स विद रेनॉल्ड डिजीज, बिकॉज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डज टू फंक्शन, वन ऑफ द वेसोडाइलेशन, वन ऑफ द टू रिड्यूस वेसोस्पाज्म, टू रिड्यूस वेसोस्पाज्म। और यहां पर वेसोस्पाज्म को कम करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज करते हैं। मेंशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिहाइड्रोपायरिडिन, इसको बेस्ट एग्जांपल में है निफिडिपिन और निकार्डिपिन। निफिडिपिन जो है ये ट्रेंडिंग ड्रग है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, और इट इज आल्सो यूज्ड द पेशेंट्स ऑफ द हाइपरटेंशन। तो निफिडिपिन जो है एक्चुअली क्या करती है, प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग सेल ऑफ योर हार्ट एंड आर्टरीज, कैन कॉज कैल्शियम नॉर्मली हार्ट और आर्टरी को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कैल्शियम को एंटर होने से ये प्रिवेंट करेगी ड्रग। भाई नॉर्मली कैल्शियम ही वेसो कंस्ट्रिक्शन और हार्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में रोल प्ले करता है, तो ये ड्रग उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब कैल्शियम का जो चैनल है, सपोज ये आपका सेल है और ये सोडियम, ये आपका कैल्शियम और ये आपका सोडियम चैनल है ना, कैल्शियम और सोडियम चैनल है। तो यहां से जो कैल्शियम आपके सेल के अंदर जा रहा था, कैल्शियम आपके सेल में जा रहा था, ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग क्या करती है, इस चैनल को ब्लॉक कर देती है, इस चैनल को ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने की वजह से अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो कहीं की वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सोडियम कैल्शियम जो चैनल आपके सामने सेल की मेमोरी में, सेल मेमोरी में कैल्शियम सोडियम चैनल है, इसको ये ब्लॉक कर देता है। और बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलाउ द ब्लड वेसल्स टू रिलैक्स, टू ओपन, है ना जी। वीरेंद्र भारद्वाज, शुक्रिया माय डियर। आगे समझ में? हेलो बदमाश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आगे समझ में? और कभी कभी ऐसा पूछा ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी ऑफ रेनॉल्ड डिजीज, तो लिख दीजिएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सीसीबी, सीसीबी। ओके फाइन। उसके अलावा नाइट्रोग्लाइसिन हम यूज करते हैं, स्किन ऑइंटमेंट, क्रीम दैट यू अप्लाई टू योर फिंगर टू हेल्प हील स्किन अल्सर, कीपिंग हीट अप ऑल्सो द एनवायरनमेंट गोइंग टू बी वार्म। तो एक एनटीजी में हम नाइट्रोग्लाइसिन ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं, हम नाइट्रोग्लाइसिन ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।
दैट वी आल्सो यूज टू हील योर स्किन अल्सर, बिकॉज ये वैसोडाइलेटर ड्रग है, ब्लड सप्लाई को वहां पर इंक्रीज करने का काम। तो मेनली ड्रग कौन सा यूज कर रहे हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नाउ द नेक्स्ट वन मोर डिजीज इज अ बर्गर डिजीज, थ्रोम्बोएंजाइटिस प्रीसिनाइल गैंग्रीन। बर्गर थ्रोम्बोएंजाइटिस प्रीसिनाइल गैंग्रीन, बच्चों आपको याद होगा थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, थ्रोम्बोएंजाइटिस। मैंने तो थ्रोम्बोफेलिबाइटिस पढ़ा था, मैंने कहा था ब्लड क्लॉट प्लस इन्फ्लामेशन इनटू वीन। ब्लड क्लॉट भी हो रहा है, इन्फ्लामेशन भी हो रहा है। थ्रोम्बो दैट मींस ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बो दैट मींस ब्लड क्लॉट। फेलिबाइटिस सबको पता है, वेन का दूसरा नाम है फेलिक। शुक्रिया शिवानी मौर्य। तो वेन का दूसरा नाम फेलिक, तो फेलिबाइटिस हम लोग इन्फ्लामेशन इनटू द वेन कहते हैं। तो थ्रोम्बोफेलिबाइटिस में दो चीजें, वही थ्रोम्बोएंजाइटिस अगेन ब्लड क्लॉट प्लस इन्फ्लामेशन इनटू आर्टरी। गॉट डिफरेंस क्या है? याद होगा थ्रोम्बोफेलिबाइटिस में वेन डिसऑर्डर में जब डीवीटी वेरिकोस वेन वगैरह पढ़ा है तो उसमें जिक्र किया था। नाउ टुडे हियर वी आर गोइंग टू सी द थ्रोम्बोफेलिबाइटिस और थ्रोम्बोएंजाइटिस। तो थ्रोम्बोएंजाइटिस हम पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आ गया दो चीजें, ब्लड क्लॉट है, इन्फ्लेमेशन है। इसको अदर वर्ड में देखें मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो हम थ्रोम्बोएंजाइटिस को बर्गर डिजीज कहते हैं। प्रीसिनाइल गैंग्रीन, ये एग्जाम में एमसीक्यू आता है, प्रीसिनाइल गैंग्रीन के नाम से भी हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, है ना, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, इट मे बी आस्किंग। अब एक्जेक्टली पैरामीटर को चेक करते हैं, रिकरिंग प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन एंड थ्रोम्बस, दिस क्लॉटिंग ऑफ द स्मॉल मीडियम आर्टरीज ऑफ द हैंड और फीट। रेनॉल्ड डिजीज में क्या हो रहा था? आर्टरीज में स्पाज्म हो रहा था, और वहीं मैं बात करूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यहां पर स्पाज्म की जगह इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हो रहा है, दैट इज अ थ्रोम्बोएंजाइटिस। बट बोथ आर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, दोनों ही पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज के नाम से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। डिस्टल अपर लोअर लिम्स आर अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली। डिस्टल अपर मतलब ऊपर का डिस्टल क्या हो गया? हाथ, और लोअर लिम्स मतलब दोनों डिस्टल ही हो गए एक तरीके से, भाई ऊपर के हाथ नीचे के पैर दोनों डिस्टल कॉमनली अफेक्ट होता है। मोस्ट अफेक्टेड एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम आर्टरी की बात करें क्योंकि आर्टीरियल डिजीज है, आर्टीरियल डिजीज है। जब हम डीवीटी की बात करें, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वेनस डिजीज है, पोस्टीरियर टिबियल वेन जो है इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। वेन में पोस्टीरियर टिबियल वेन जो है डीवीटी की मोस्ट कॉमन साइट होती है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करता है। इधर मोस्ट कॉमनली मैं कहूं कि दैट विल बी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डिस्टल अपर और लोअर लिम्स में मोस्ट कॉमनली अफेक्ट हो रहा है, और जिसमें भी एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज। इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जैसे ये डिस्टल एंड है। अब दो चीजें हो गई, इन्फ्लेमेशन भी हो गया, ब्लड क्लॉट भी हो गया आर्टरी में, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे एक तरीके से गैंग्रीन जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? गैंग्रीन, इसलिए इसको ना प्रीसिनाइल गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है टिश्यू नेक्रोस हो जाना। गैंग्रीन थ्री टाइप्स की होती है, गैस गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन। वन मोर इज देयर, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ गैंग्रीन, बट मेनली जो है, सॉरी, गैस गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन। और ड्राई गैंग्रीन का कॉज होता है आर्टीरियल डिजीज, मतलब ब्लड सप्लाई गया तो सूख जाएगा ना। और आर्टीरियल डिजीज में कॉज होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। तो गैंग्रीन में क्या होता है कि ऑलमोस्ट हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है, काटना पड़ता है ना, काटना पड़ता है। आधे आधे फिंगर रहेंगे, पूरे फिंगर भी काट सकते हैं। तो गैंग्रीन वाली कंडीशन कब हो जाती है? जब हम बर्गर डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो सोचिएगा, गैंग्रीन हो गई तो गैंग्रीन का ट्रीटमेंट क्या पता? एम्पुटेशन, एम्पुटेशन। हाँ जी, ग्लोरिया गोयल मेरा बच्चा, बिल्कुल ओके फाइन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, क्लाउडिकेशन क्या होता है? मस्कुलर पेन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इंटरमिटेंट का मतलब इंटरवल, इंटरमिटेंट का मतलब इंटरवल। एक्टिंग पेन दैट मोर सीवियर एट नाइट, कि जहां भी पेन हो रहा है रात को, क्या होता है कि जब आप स्लीपिंग मोड में होते हो तो आपकी बॉडी की जो एक्सपर्टीज है दे कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ऑलरेडी आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज है, और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो फिर पेन सीवियर हो जाएगा। डिमिनिश पल्स इन डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, डेफिनेटली क्या होता है दूर की एक्सट्रीमिटीज में, जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन है, आप देखेंगे ये उसके लेग्स है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये कोट पैंट पहना दिया, पॉकेट है, आईज है ना। एक्चुअली क्या होता है, अब ये फिंगर वाला ये एरिया डिस्टल है, ये एरिया डिस्टल है, पैर का ये एरिया डिस्टल है, ये एरिया डिस्टल है। तो इधर जो ब्लड सप्लाई है वो रेनॉल्ड सॉरी बर्गर डिजीज की वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को जो पल्स है वीक मिलेगा। पल्स क्या मिलेगा? वीक, और वीक डिमिनिश मतलब डिक्रीज। एक्टिविटीज दैट आर कूल एंड रेड, कूल मींस कोल्ड। बाकी मजेदार इन्वेस्टिगेशन है, यदि हम लोग बर्गर डिजीज के बारे में जानकर या बर्गर डिजीज हम लोग पढ़ना चाहें तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक्जेक्टली एक मैंने लिखा है यहाँ पर एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। इमेज में एमसीक्यू आएगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी पेशेंट को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है तो अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद में दोनों का रेशियो निकालता है, और उस रेशियो के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि आपकी एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड है या नहीं। अब बहुत ही क्लोज ड्राई में लेना, बहुत ही क्लोज एक डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स इन रेशियो ऑफ द बीपी एट एंकल टू बीपी इन अपर एक्सट्रीमिटीज आर्म कंपेयर टू द आर्म लोअर ब्लड प्रेशर इन द लेग सजेस्ट ब्लॉकेज आर्टरी ड्यू टू पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। जब हम अपर और लोअर को कंपेयर करेंगे और लोअर ब्लड प्रेशर इन द लेग यदि है तो दैट विल बी सजेस्ट कि आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉकेज है ना। मैं इसका पूरा तरीका आपको बताऊंगा कैसे हम लोग एंकल ब्रेकियल इंडेक्स को मेजर करते हैं। फर्स्ट यू शुड नीड टू बी नो, यदि हम बात करें अपर एक्सट्रीमिटीज और हम बात करें लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर की, अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर की 120/80 में सिस्टोलिक प्लस 20 to 30 हो जाता है, और
डायस्टोलिक जो है वो एज इट इज रहता है। मेरे कहने का पर्पस, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर को हम लोग कंपेयर करें तो सिस्टोलिक लोअर एक्सट्रीमिटीज का अपर के कंपेयर ज्यादा होता है, डायस्टोलिक नो चेंज। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं अडल्ट। यदि यहां पर आपसे कोई कहता है इन्फेंट, इन्फेंट में अपर और लोअर नो चेंज। इन्फेंट में अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर और लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर सेम होता है। अडल्ट में अपर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर लोअर को कंपेयर करते हैं तो लोअर एक्सट्रीमिटीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपर एक्सट्रीमिटीज के कंपेयर ज्यादा होता है। डायस्टोलिक में कोई चेंजेस नहीं होता, डायस्टोलिक एज इट इज रहता है। ये दोनों फर्क समझ में आ रहा है आपको? हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, डू यू अंडरस्टैंड? समटाइम्स दे आर आस्किंग व्हाट चेंज इंडिकेट अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। तुरंत लिखिएगा लोअर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एडल्ट के कंपैरिजन ज्यादा होता है। बच्चों में नो चेंज, बच्चों में नो चेंज। अब मैं एग्जैक्टली एक डिवाइस दिखाता हूं। ये डिवाइस हम यूज करेंगे जिसका नाम है हैंड डॉपलर, जिससे हमें पता चलता है एक तो साउंड सुनाई देता है, एक साउंड सुनाई देता है। ये जो है ट्रांसड्यूसर, ये हम उस जगह पे प्लेस करेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, जिससे हम लोग साउंड को क्लियरली ऑडिबल कर सके और साथ में ब्लड प्रेशर का रीडिंग भी नोट होता है। क्योंकि बहुत ही माइनर फर्क को निकालने के लिए हमें डिवाइसेस की मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली बहुत मुश्किल होता है। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं हैंड डॉपलर। इमेज भी एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लिखिएगा हैंड डॉपलर में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फॉर्मूला कहता है हाईएस्ट प्रेशर राइट फुट को डिवाइड करना हाईएस्ट प्रेशर बोथ आर्म। मतलब राइट फुट का जो हाईएस्ट प्रेशर, राइट फुट का, नॉट वी कैन से पॉप्लिकल एरिया, नॉट थाई, हाईएस्ट प्रेशर ऑफ राइट फुट और हाईएस्ट प्रेशर बोथ आर्म, दोनों आर्म में हाईएस्ट प्रेशर को हमें डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा, फुट का देख रहे हैं, आर्म का देख रहे हैं, फुट का देख रहे हैं, आर्म का देख रहे हैं। फॉर्मूला कहता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का मतलब हाईएस्ट प्रेशर इन राइट फुट इज डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्रेशर इन बोथ आर्म। अब यदि दोनों का जो फर्क है राइट और लेफ्ट फुट में जो होता है एंकल वाला एरिया, उस ब्लड प्रेशर में फर्क नहीं होता। थाई से जो ब्लड प्रेशर लेते हैं उसमें सिस्टोलिक ज्यादा होता है। अब हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं? एंकल, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट होती है और अपर एक्सट्रीमिटीज में भी डिस्टल पार्ट अफेक्ट हो रहा है। हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर देखा बोथ आर्म का, फिर हमने हाईएस्ट प्रेशर राइट फुट का, दोनों को हमने देखिए, यदि हमें मिला हाईएस्ट प्रेशर ऑफ, देखिए फॉर्मूला कहता है हाईएस्ट प्रेशर बोथ आर्म, ये बोथ आर्म का हाईएस्ट प्रेशर है, ये राइट फुट का हाईएस्ट प्रेशर, दोनों बराबर मिला तो हमारा आंसर क्या आया? 1। हेलो मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इस पिक्चर में देखेंगे कि आर्म्स का हाईएस्ट प्रेशर देखा और फुट का हाईएस्ट प्रेशर देखा, दोनों का 120 मिला तो हमारा आंसर 1 मिला। मतलब कोई भी पेरिफेरल डिजीज नहीं है, इट्स नॉर्मल। It's normal means that will be equal. That will be equal in ankle or upper arms. It means that is a no peripheral arterial disease. Here you can see everyone. Answer is 1. Answer is 1. If I will show you index, यदि ये डिफरेंशिएशन जो है 1.0 से 1.2 के बीच में आता है तो नॉर्मल रेंज कंसीडर करना है, मस्त रहना, कोई दिक्कत नहीं। ये डिफरेंशिएशन यदि 1.0 से 1.2 के बीच में आता, enjoy, there's no problem. If going to be more than 1.2, abnormal vessels hardening from the peripheral venous disease या peripheral arterial disease कह सकते हैं, and refer to major toes pressure. कम आ रहा है 0.90 से 0.99 फिर भी एक्सेप्ट करेंगे, और यदि बहुत ज्यादा कम आ रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट विल बी इंडिकेट यू हैव रिस्क ऑफ आर्टीरियल डिजीज और यू हैव आर्टीरियल डिजीज। नो हर्ष, नो हर्ष, बिल्कुल नहीं। 0.80 से 0.89 यदि और ज्यादा कम हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो मतलब समझ आना कि पेशेंट के फुट का जो ब्लड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं अल्टर्ड हो रहा है। तो ये भी एक एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का नॉर्मल रेंज पूछते हैं, तो आप आंसर में पुट कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? अब मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको कहा था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट पेशेंट्स सफरिंग विद रेनॉल्ड डिजीज, तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट पेशेंट्स सफरिंग विद बर्गर डिजीज। आया हुआ एमसीक्यू, आया हुआ एमसीक्यू फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ज़ेंथिनॉल निकोटिनेट इज अ पेरिफेरल वैसोडाइलेटर ड्रग यूज्ड फॉर द बर्गर डिजीज। ये पर्टिकुलर ड्रग है, पर्टिकुलर। एक मैंने नाइट्रोप्रोसामाइड पढ़ाया था मैंने हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, ठीक वैसे ये पर्टिकुलर ड्रग है। ज़ेंथिनॉल निकोटिनेट इज अ पेरिफेरल वैसोडाइलेटर ड्रग यूज्ड फॉर द बर्गर डिजीज। प्रिपेयर फ्रॉम द थियोफाइलिन। थियोफाइलिन वैसे आप लोग ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग के रूप में पढ़ते हैं, थियोफाइलिन ग्रुप से ही हम इस सब्सटेंस को लेते हैं, तो एक तो थियोफाइलिन से इसको लेकर प्रिपेयर करते हैं। Most often used as a salt with niacin, there's a nicotinic acid known as xanthinol nicotinate। दो चीजें, वैसोडाइलेटर के साथ साथ में एक साल्ट को यूज किया, इसका नाम है निकोटिनिक एसिड, इसलिए ड्रग का नाम है xanthinol nicotinate। xanthinol nicotinate, xanthinol nicotinate मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। That is, we have two different things. One of the theophylline contain one of the nicotinic acid. When both will be come together to make xanthinol nicotinate, can easily pass through the cell membrane once inside the cell, can cause increase glucose metabolism, can increase energy, or that energy can increase functioning capacity of your arteries. It help to reach blood supply। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं कह सकता हूं कि बर्गर डिजीज यदि आपसे पूछेंगे तो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में पूछा जा सकता है, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में पूछा जा सकता है, तो भी हमारे पास ज़ेंथिनॉल निकोटिनेट ही होना चाहिए। ओके फाइन। बाकी कुछ कंडीशन में इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं हम लोग, लाइक कॉन्ट्राइंडिकेटेड सीवियर ब्लीडिंग, रिसेंट हार्ट अटैक, स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अडल्ट में पर ऑरली देना है तो 3 ग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग देते हैं। और एक आता है ज़ाइबन, ये तो आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है। ज़ाइबन जो है बुप्रोपियम, मोस्ट हेल्पफुल नॉन निकोटिनेट मेडिकेशन यूज्ड टू प्रमोट स्मोकिंग सेडेशन। आप चाहते हो अपने किसी दोस्त को सिगरेट छुड़वाना, क्योंकि सिगरेट जो है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कॉज करता है। इफ यू वांट टू डू ना, तो बच्चों आप ज़ाइबन ड्रग को एडवाइस करें। ज़ाइबन जो है ये बर्गर डिजीज का तो कॉज था ही स्मोकिंग, बट ज़ाइबन मदद करता है कि स्मोकिंग सेडेशन, सिगरेट छोड़ने में। ज़ाइबन मोस्ट हेल्पफुल नॉन निकोटिनिक मेडिकेशन इज यूज्ड टू प्रमोट स्मोकिंग सेडेशन, है ना। तो हम ज़ाइबन को भी प्रीफर कर सकते हैं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब डीएनएस क्या कर सकती है? क्रॉस लेग को अवॉइड करना क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, स्मोकिंग को अवॉइड करना, एग्जाम का एमसीक्यू,
टोबैको, कैफीन, बिकॉज दे कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। बस फाइनली आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है यहाँ खत्म होता है। बड़ा सिस्टम लंबा चला क्योंकि बहुत सारी डिजीज है। और अपना ख्याल रखिएगा। मिशन नॉर्सेट 0